अच्छा, इसकी जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो आप जो भी हम लेक्चर लेते हैं वो यूट्यूब में मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। मैंने आपको वीडियो का लिंक भी शेयर किया था, तो आप उसी को फिर पढ़ के जो है ना वो क्लियर करेंगे, ठीक है। उसी के रिलेटेड जो है ना एमसीक्यू क्वेश्चन या वाइवा वगैरह जो भी हमारे एग्जाम्स का पैटर्न बना उसी के हिसाब से फिर, ठीक है। 27 हेल्प पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब है हमारे पास 28 पॉइंट है। परफॉर्म, अब सारे आना शुरू हो, परफॉर्म अप्रोप्रिएट एक्शन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अच्छा, आप लोगों के ख्याल में इमरजेंसी में कौन कौन सा जो है ना एक ऑपरेशन थिएटर के दौरान कौन कौन सी इमरजेंसी आ सकती है, उसका क्या क्या हम अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। देखिए, इमरजेंसी क्या आ सकती है, पेशेंट को आपने जो ड्रग लगाई थी एनेस्थीसिया वाली, वो बाई चांस उसकी बॉडी लेवल से ज़्यादा होगी, बॉडी लेवल से ज़्यादा होगी तो मे बी वो डीप एनेस्थीसिया में चला गया, उसकी सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होना शुरू हो। ऐसे केसेस में हम लोगों को इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजिस्ट को या एक एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट को, कि हम लोग जो है ना वो उसी के मुताबिक जो है ना फौरन कोई अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें। देखें, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होना शुरू हो जाएगी तो हम फौरन पेशेंट को ऑक्सीजन लगा देंगे। वेंटिलेटर अगर हमारी एनेस्थीसिया मशीन के साथ अटैच है तो हम उसको एनेस्थीसिया मशीन के साथ वेंटिलेटर के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। अगर आपको फौरन उसको फर्ज करें स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया हुआ है और आपको लग रहा है कि इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो डाउन हो रही है, तो आप फौरन उस पेशेंट को जो है ना वो एनेस्थेटाइज करके उसको प्रॉपर उसके कह दें कि वो ट्रीटमेंट स्टार्ट। अक्सर ऐसा होता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में पेशेंट जो है ना उसको फिर हमें जीए देना पड़ता है, उसको प्रॉपर जो है ना फौरन। अब यहाँ पे जो सारा कुछ हम लोगों को ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा, आप लोगों ने सुना होगा ओपीए एंड एनपीए, नेजल फ्रेंजियल एयरवे एंड ओरल फ्रेंजियल एयरवे। एयरवे हम लोग यूज करेंगे पेशेंट का फौरन जो है ना वो सांस को बहाल करने के लिए। अब आप लोगों को इसकी बाकायदा अगर आप हॉस्पिटल जॉब करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इन चीज़ों की बाकायदा ट्रेनिंग भी मिलेगी, और हो सकता है कि हम लोग भी आपको प्रैक्टिकल में अगले कुछ सेमेस्टर में इसकी ट्रेनिंग दें। इंस्ट्रूमेंट्स तो मंगाए, डिवाइसेस तो मंगाए हुए हैं, एयरवेज, नेजोफ्रेंजियल एयरवे, इनको कैसे डाला जाता है, क्या क्या उसका इन एयरवेज डालने का तरीकाकार है, और क्यों कौन सी मेजरमेंट है जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा एयरवे जो है वो कौन से पेशेंट के लिए जो है वो सूटेबल है। अब क्या पेशेंट की हाइट है, क्या पेशेंट का वेट है, तो उसकी कौन सा एयरवे जो है वो, क्या कौन सा इमरजेंसी टूल है कि हम फॉरन पेशेंट का उस टाइम माप सकेंगे कौन सा एयरवे इसको जरूरी है। तो हम एयरवे लगाएंगे, उसके साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो अटैच कर देंगे। अगर आपको एयरवेज की समझ नहीं आ रही तो मैं आप कहते हैं तो आपको वीडियो में इसको दिखा दूंगा कि कौन सा एयरवे जो है ना वो इस तरह लगा के हम लोग जो है ना वो इमरजेंसी कंडीशन को डील करते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी तो यही होती है ना कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, बीपी लेवल जो है ना डाउन जाना, बीपी उसका मे बी 65 35 आना शुरू हो गई, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन बता रहा हूँ मैं, या ऑक्सीजन सैचुरेशन उसके बिलो 80, 87, 85, बिलो 80 आना शुरू हो जाए या बिलो 90 आना शुरू हो जाए तो हम लोग इसको इमरजेंसी कंडीशन ही कंसीडर करेंगे। ड्रग्स कौन सी देंगे इमरजेंसी कंडीशन में डील करने के लिए, किस तरीके से हम लोग पेशेंट को जो है ना वो उसकी सक्शन स्टार्ट करेंगे। सक्शन बहुत ज़रूरी है। सम टाइम जो है ना वो ड्यूरिंग सर्जरी ऐसा होता है कि पेशेंट का अपनी ही जो थूक है, पेशेंट का अपना ही जो स्पूटम है पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है वो चला जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान या इवन के जीए में, तो फिर हमें फौरन जो है वो सक्शन के जरिए उनका जो अंदरूनी हिस्सा है ना, मुंह और नाक का, वो साफ करना पड़ेगा ताकि जो है ना एयरवेज का रास्ता जो है वो क्लियर हो सके। फिर आपको हेड की कौन सी पोजीशन जो है वो बनानी पड़ेगी ताकि पेशेंट के जो है वो सांस का मसला जो है वो ना हो। आप लोगों ने दो पोजीशन सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो आप लोगों को हम लोग पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ओटी टेक्नोलॉजी 1 में भी और 2 में भी। इसमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन है और एक जॉ थ्रस्ट पोजीशन है, ये दो पोजीशंस हैं। इसमें क्या करते हैं, पहली पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हेड को नीचे और गर्दन को ऊपर करते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, चिन उसके ऊपर कर देते हैं। ऐसे केसेस में ये होता है कि अगर फर्ज करें पेशेंट का वो रास्ता ट्रेकिया वगैरह ब्लॉक हो रही है, फेरिंक्स ब्लॉक हो रहा है, तो हेड नीचे करके चिन ऊपर करके चांसेस हैं कि वो रास्ता जो है वो नॉर्मल रास्ता। फिर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके हम लोग जो है ना वो एयरवेज, ओरोफ्रेंजियल एयरवे या नेजोफ्रेंजियल एयरवे,
ओरोफ्रेंजियल एयरवे नॉर्मल यूज़ करते हैं वो डालते हैं, फिर उसको हम लोग अटैचमेंट कर देते हैं एनेस्थीसिया मशीन के साथ 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 उसकी मैकेनिकल वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे। इमरजेंसी आपको सीपीआर भी जो है ना होना चाहिए इन केस अगर आपको पता चल गया कि पेशेंट की ईसीजी ड्रॉप हो रही है बहुत ऐसे केसेस में, तो आपको आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों ड्रामों में कैसे वो जो है ना इस कंडीशन को डील करते हैं, वो जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं पेशेंट को। एईडी एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एईडी। इस प्रोसेस को हम डिफिब्रिलेशन कहते हैं, जिसमें हमारा दिल जो है वो इन केस अगर वो धड़कना बंद हो जाए तो हम लोग फौरन उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं हॉस्पिटल में। तो उस शॉक से शॉक की पोजीशन क्या होनी चाहिए ये भी आप लोगों को हम लोग इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। इस जगहों पे दो जगहों पे एक बड़ा शॉक एक छोटा शॉक, अब शॉक को यूज़ कैसे किया जाता है एडी, इसको भी हम लोग आपको समझाएंगे कैसे हम लोग उस इलेक्ट्रिक शॉक को यूज़ करते हैं और कैसे चांसेस बढ़ जाते हैं पेशेंट के वापस रिकवरी की हालत में अगर हम प्रॉपरली टाइमली जो है ना वो एडी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत ज़्यादा जो है इमरजेंसी कंडीशन, ये तो है एक्सट्रीम इमरजेंसी कंडीशन की मैंने आपको बात बताई कि पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो, पेशेंट का बीपी ड्रॉप होना, पीटीसी, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, पेशेंट सम टाइम ऐसा होता है पेशेंट वोमिट कर देता है ड्यूरिंग सर्जरी, हम लोग ऐसे ड्रग्स देते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा मैक्सिलन का इंजेक्शन खाऊंगा, कौन सा इंजेक्शन खाऊंगा, तो उसके फौरन जो है वो वोमिटिंग जो है स्पाइनोसिसिया केस में वोमिटिंग को रोका जा सके। फिर हम लोग अगर वोमिटिंग की है तो फौरन सक्शन मशीन साथ लेके आएंगे, उसका मुंह साफ करेंगे ताकि वो वोमिटिंग वो इनहेल ना करके उसके लंग्स में चली जाए, तो ब्लॉकेज ऑफ एयरवेज जो है चांसेस। ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशंस हैं जो कि आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो आपको उसकी ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी और आप उसको समझेंगे। ठीक है, और ड्यूरिंग सर्जरी में क्या जो है ना वो इमरजेंसीज आ सकती हैं। ये फर्स्ट करें कि बड़ी वेन रप्चर होगी, अब बड़ी वेन रप्चर होगी, आपने नॉर्मल जो है ना वो इलेक्ट्रोकार्टरी जो है वो यूज़ नहीं की हुई थी, फ़ौरन आपको इलेक्ट्रोकार्टरी यूज़ करके फ़ौरन उस वेन के उस बड़ी वेन को, एन्यूरिज्म कहते हैं किसी बड़ी वेन का कट जाना, एन्यूरिज्म। तो अगर फर्ज करें तो बड़ी वेन कट के उसका आपको ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रही आपसे, स्टिचिंग से भी नहीं हो रही, तो आप काटरी करेंगे, आपके पास कोगुलेटर मौजूद होना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेज आर्गन बीम कोगुलेटर अगर हॉस्पिटल अवेलेबल है तो बेस्ट है, फ़ौरन उस जगह की उस वेन की कोगुलेशन जगह की उस ब्लीडिंग को जो है ना वो रोक देगी। जब दोनों की वेन्स अगर कट गई हैं, दोनों की तरफ से ब्लीडिंग रोकने के बाद नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं आर्टरी फोर्सेप्स, जो कि ब्लड को रोक तो देता है, फिर आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, वास्कुलर स्टंट्स बड़ा एक्सट्रीम कंडीशन है तो वास्कुलर स्टंट्स डालने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा अगर चांसेस हो जाए ब्लीडिंग ज़्यादा। ठीक है, तो छोटी मोटी ब्लीड के इमरजेंसीज के लिए आपको हर वक्त रेडी रहना चाहिए कि आपको अगर इन केस पेशेंट को फर्ज करें आप जनरल सर्जरी कर रहे हैं, आपको पेशेंट को पता चल रहा है कि उसका हार्ट जो है वो ब्लॉक हो रहा है, तो फ़ौरन आपको दूसरे जैसे इमरजेंसी रूम में फिट जहाँ पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट तो शिफ्ट करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पेशेंट की वो जो रिलेटेड जो स्ट्रेचर है वो रेडी रखना चाहिए। ये सारे के सारे एक्शन जो हैं जो हम किसी भी इमरजेंसी में कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंट को रेडी रहना चाहिए, सारी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो फॉल होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, किसी भी टाइम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इन केस पेशेंट का एक्सरे लेना पड़ता है तो आपके पास एक्सरे मशीन को जो है ना ऑलरेडी बात की हो। इन केस पेशेंट का आपको चांस है कि पेशेंट की ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है ड्यूरिंग सर्जरी, तो आपने ज़ाहिर है पेशेंट का ब्लीडिंग से पहले उसके रिजर्व्स रखे होंगे ब्लड के, आप ब्लड बैंक में फ़ोन करेंगे या आप उसके घर वालों को कहेंगे वो फ़ौरन जो है ब्लड करें, इसके लिए पेशेंट जो है वो नॉर्मल। बहुत ज़्यादा ऐसे इमरजेंसीज हैं जो कि आपके पास आ जाती हैं, आपको फ़ौरन उसको डील करना पड़ता है और आपका उसका रिएक्शन। ठीक है, इनिशिएटिव प्रिवेंटिव अगला टॉपिक है हमारा, इनिशिएटिव प्रिवेंटेटिव और प्रोएक्टिव एक्शंस इन पोटेंशियली हैजर्डस सिचुएशंस। मैंने पोटेंशियली हैजर्डस सिचुएशंस जो है वो क्या होती हैं, कुछ स्मोक पैदा हो गया ऑपरेशन थिएटर में, या ये कह लें ऑक्सीजन का या कोई भी सिलेंडर फटने के चांसेस पैदा हो सकते हैं, स्मोक में से आग लग जाती है, उसके लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शन है। अब ये क्या है, इसे हम लोग वैसे CPA कहते हैं, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, CPA करेक्टिव। ये आप लोगों का एक वहाँ पर आप लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो एक
बकायदा रजिस्टर भी होता है, जिसकी मदद से जो है ना आप ये सारे एक्शन जो है ना वो ले सकते हैं, तो उसमें वो एक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें आपने क्या क्या एक्शन लेना है, फर्ज करें आपके पास वैसा केस आ जाए, तो आप क्या एक्शन लेंगे? एक्शन क्या लेंगे? फर्ज करें इसका प्रिवेंशन क्या है। सबसे पहले प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, प्रिवेंशन क्या है कि आप आग लगने के आपने वहाँ पे जो है ना फ्यूमिगेटर रखे हुए हैं जो आग को बुझाने वाले हैं, ठीक है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपने देखा होगा, ऑपरेशन थिएटर में भी होंगे तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा, हर हॉस्पिटल के बाहर, हर पेशेंट थिएटर के बाहर, वेटिंग रूम के बाहर एक रेड कलर का छोटा सा सिलेंडर पड़ा होता है जो किसी भी इमरजेंसी आग लगने की कंडीशन में। इसके अलावा अगर और आग लग जाए तो आप लोगों ने किसी भी ऑपरेशन थिएटर में ये चीज़ देखी होगी कि वहाँ पर जो है ना वो फायर अलार्म का चक्कर भी होता है। अलार्म आप फौरन दबाएं, एक सिस्टम होता है कोड बिलू, पूरे का पूरा हॉस्पिटल वहाँ पे इकट्ठा होने तक भी आग लग गई है। इस कंडीशन में ज़ाहिर आप ऑपरेशन थिएटर में बैठ के आग को तो नहीं बचा सकते, अपने आप को बचा सकते हैं, तो आप क्या होगा वहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन क्या है कि आपने फौरन अलार्म बजा देना। अलार्म बजाएंगे, हॉस्पिटल की जितनी भी टीम्स हैं जिससे रिलेटेड हैं वो वहाँ, और आने के बाद जो है ना वो सारी पोजीशंस को जो है ना वो सेट करो। स्मोक अगर प्रोड्यूस होता है तो स्मोक से बचने का तरीकाकार ये है कि आपने वहाँ पे एक अच्छा इवैक्यूएशन सिस्टम रखा। लगता है जब मैंने आप लोगों को म्यूट नहीं ना किया तो इसलिए जी। तो उसके बाद जैसे इवैक्यूएशन सिस्टम होना चाहिए जो फौरन जो है वहाँ से उसको प्लूम को, सर्जिकल प्लूम को या तो धुआं वगैरह के ऐसे फायर अलार्म को रिस्पॉन्ड कर उसको वहाँ से निकाल सकें। एक अच्छा इवैक्यूएशन सिस्टम होना चाहिए जो इन केस ऑफ फायर इस धुएं को, क्योंकि इंसान जो है ना आग से कम मरता है जितना उस धुएं से मर जाए, ठीक है। आग से तो है जलने के बाद की बात है, वो बाद में अलग हमारा सिस्टम है कैसे उससे बचा जाए। ये सारे के सारे पोटेंशियली हैजर्डस सिचुएशंस होती हैं जिनको बायोलॉजिकल हैजर्ड्स भी होते हैं, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स भी हैं, और केमिकल हैजर्ड्स भी हैं। फर्ज करो ऑपरेशन थिएटर में कई ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बाई चांस अगर ओपन है बोतल किसी की स्किन के ऊपर गिर गए हैं, वहाँ फॉर्मलिन जैसे है, या फॉर्मलिन जो है वो सीवियरली रेस्पिरेटरी इरिटेंट है, फिर फॉर्मलिन की बोतल ओपन हो गई हॉस्पिटल में गिर जाएगी तो मे भी वहाँ पे सारों को रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, डिस्पनिया हो जाएगा। तो ये सारी की सारी पोटेंशियली हैजर्डस सिचुएशंस है। इसको डील कैसे करना है, इसका प्रोएक्टिव एक्शन क्या है कि आप इस चीज़ को बकायदा लेबलिंग करें, प्रॉपरली इन चीज़ों को सेपरेट रखें, इन चीज़ों को टेबल्स के किनारे पे ना रखें कि वहाँ से गिर के ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं। आप अक्सर जो है ना वो एसिड भी, तेज़ाब भी यूज़ किया जाता है, तेज़ाब को प्रॉपर प्लेसमेंट हो। उसके बाद उसकी डीलिंग क्या है कि आपके पास इमरजेंसी कंडीशन को डील करने के लिए फायर अलार्म, आपके पास वहाँ पर टेलीफोन होना चाहिए कि आप हॉस्पिटल के इमरजेंसी सेंटर को, हॉस्पिटल के इमरजेंसी एक्शंस को 1122 को कॉल्स करें कि आपको ऐसा जो है ना प्रॉब्लम हो गया है, इसको फ़ौरन आए, इसको डील करें। आपके पास फायर ब्रिगेड का नंबर है, होना चाहिए कि आप फ़ौरन फायर ब्रिगेड को कॉल करें। तो ये किसी भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट को इन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को रेडी रखना चाहिए और इसका प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर है 30, परफॉर्म वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टिल फोटोग्राफी और प्रोसीजर। एंडोस्कोपी के दौरान जो है ना ये अगर फर्ज करें तो ऐसी चीज़ आपको बॉडी के अंदर नजर आई है ड्यूरिंग सर्जरी, तो आप इसकी फोटोग्राफी करें, कैमरास इसको यूज़ करेंगे। बाज़ कुछ बुरे हालात की वजह से कैमरास को हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के अंदर मना भी कर दिया जाता है, लेकिन एक स्पेशल प्रोसीजर के लिए इसकी परमिशन लेके आप लोग जो है ना वो एंडोस्कोपी जैसे है वैसा ऐसी एनॉमली नज़र आ गई है, बॉडी के अंदर ट्यूमर नज़र आ गया है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन नज़र आ गया है, तो आप उसकी पिक्चर ले रहे हैं, ये पता चले कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो हम इसका हम कुछ और प्रॉब्लम को ट्रीट कर रहे हैं तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम भी है। ज़ाहिर है एक वक्त में आप एक प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं, उसकी पिक्चर ले लें, तो पिक्चर तो ज़ाहिर है वो एक अच्छी पिक्चर होगी, एक ऐसी पिक्चर जो कि सीटी स्कैन से भी अच्छी पिक्चर होगी। सीटी स्कैन में तो हम बाहर से रेडिएशंस भेज के उस अंदर की पिक्चर को ले रहे हैं ना, ये जो पिक्चर होगी आपकी स्टिल फोटोग्राफी होगी, आप इसे बाकायदा देख सकते हैं। आप ड्यूरिंग सर्जरी जो अगर आप एक स्टूडेंट हैं
या आप लर्नर हैं तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको पता चले कि भाई काम कैसे कल को जरूरत पड़ जाती है इमरजेंसी कंडीशन में, आप लोग उस काम को उस वीडियो की मदद से इसको कर सकते हैं। उसके अलावा उसको आप वीडियो की मदद से जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं कि ये प्रोसीजर ऐसे होता है। तो ये तो फ़ायदा ये होगा कि लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हद तक जान लें। ठीक है, तो किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर, किसी की यानी कि उसकी पर्सनल उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आप वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स को छोड़ के आप किसी भी पार्टी के हिस्से की वीडियोस बना के आप अपने मकसद के लिए, आइंदा के लिए कि ये केस हो सकता था, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो इवन कि अच्छी बात तो ये है कि अगर आप एंडोस्कोपिक कैमराज यूज़ कर रहे हैं तो जिस मॉनिटर के ऊपर वो चल रही है साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग। ठीक है, पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए हम लोग ये फोटोग्राफी को जो है ना कर सकते हैं, लेकिन इसका रॉन्ग यूज़ नहीं है। या आप देखें कि भाई लोगों ने मास्क नहीं पहने, लोग सर्जन वहाँ पे बैठा हुआ है, जूते के साथ आ गया तो आप उसकी पिक्चर लेके व्हाट्सएप फेसबुक पर अपलोड कर देंगे, ये देखें फलां हॉस्पिटल का सर्जन ये कर रहा है, फलां हॉस्पिटल का सर्जन ये कर रहा है, फलां का ये हो रहा है। और ऐसा आपको पता है, आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, ऐसा होता रहता है। सर्जन वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं, क्लास में गाने लगे होते हैं वगैरह वगैरह, बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें हॉस्पिटल की जो अपना पेशेंट का अपना रूम है ना, वो आपकी अपनी प्राइवेसी की, उस प्राइवेसी के लिए रिकॉर्डिंग को, कैमरास को मना किया जाता है, उसका ऑर्डर भी होता है। लेकिन स्पेशल परमिशन के तहत जो है ना वो आप लोग जो है ना सम टाइम सम केसेस में आपको फ्यूचर यूज के लिए ऐसे केसेस में ऐसी फोटोग्राफी। चलें जी, यहाँ आज 3 टॉपिक पढ़े, 3 टॉपिक हमारे पास रह गए हैं, इनमें से जो पढ़ने वाला होगा नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों का अगर कुछ सवाल है तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं।